मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आरव शहर से बाहर निकल गया और उन दरवाजों से अंदर चला गया जिनसे वो अंदर आया था। जैसे ही गार्ड आरव शहर से बाहर निकला, उसने प्रवेश द्वार पर 2 गार्ड खड़े देखे। उसने जो देखा उससे वो चौंक गया, क्योंकि वे 2 गार्ड कोई और नहीं बल्कि वही गार्ड थे जिन्हें लीरा ने शहर में घुसते ही मार डाला था। वे सभी बिल्कुल एक जैसे थे। वे अभी भी कैसे जीवित हैं, उनके बारे में चिंता न करें। वे असली इंसान हैं। वे दोनों न्यूमैन भी हैं, भले ही उन्हें सबसे यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कमजोर अर्ध देवताओं में से एक कठपुतली मास्टर ने बनाया हो। न्यूमैन होने के बावजूद वे कुछ खास नहीं हैं। वे एक सामान्य इंसान से ज्यादा मजबूत नहीं हैं। उनके बारे में एकमात्र विशेष बात यह है कि वे खुद को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत समय लगता है। इसलिए जब भी आप चाहें तो उन दोनों को मार दें और प्रवेश करें। यदि वे इतने कमजोर हैं तो लोकेश उन्हें गार्ड के रूप में क्यों इस्तेमाल करेगा? केवल लोकेश ही इस प्रश्न का उत्तर जानता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें यहाँ रखना बेकार है। कोई भी उन्हें आसानी से मार सकता है, और फिर ऐसा नहीं है कि कोई भी शहर के अंदर कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि उसने इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो इन बेकार कठपुतलियों का उपयोग करने के लिए बहुत आलसी है। उनके लिए कुछ उपयोग खोजना चाहता था, इसलिए उन्हें यहाँ लाया गया था। उन्हें यकीन था कि वे अद्भुत दिखते हैं। इस दुनिया में कितनी खबरें? आरव ने पूछा। ठीक है, कोई नहीं जानता कि वास्तव में कितने हैं, क्योंकि अब तक केवल कुछ ही खोजे गए हैं। मैंने सुना है कि लगभग 100 अर्ध देवता थे जो अस्तित्व में थे। थेलेरा ने समझाया। हालांकि कुछ शक्तिशाली अर्ध देवता थे जिनके पास एक से अधिक नए आदमी थे। संगीत। आर्टफॉकेडेक्स ने एपोफिस की अंगूठी पर करीब से नजर डालते हुए ये सवाल पूछा था। उत्तर भी अज्ञात है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत से लोग मारे जाने से डरते हैं और आगे आकर घोषणा नहीं करते हैं कि उनके पास केवल न्यूमैन गठिया है। लोकेश एक अपवाद है, लेकिन क्या इसलिए कि उसे अपने शहर की सुरक्षा प्राप्त है? आप जानते हैं कि लोकेश के साथ कितने लोग हैं। कोई भी सटीक संख्या नहीं जानता, लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना पड़े तो मुझे यकीन है कि उनमें से कम 30 से अधिक हैं। आपकी 30 कलाकृतियां, जिस तरह का जीवन वो जी रहा है, वो जीवित रहने के विश्वास के साथ शहर से बाहर नहीं आ सकता है। उसने दुश्मन बना लिए हैं। मुझे संदेह है कि वो नुमान डेमी देवताओं के बिना शहर से भागने में सक्षम होगा। जबकि ग्रिमोर स्वयं प्रकाश के देवता और 30 औसत डेमी देवताओं के बीच लड़ाई में था। मुझे यकीन है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है। यही कारण है कि लोकेश हमेशा अधिक कलाकृतियों की तलाश में रहता है, विशेष रूप से उच्चतम रैंकिंग वाले नुमानों के सबसे मजबूत डेमी, जैसे कि जिनके पास शहर के नाम है। वे अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं, और वे वही हैं जिन्हें लोकेश चाहता है। वो जानता है कि वे वैसे भी कहाँ होंगे। मुझे यकीन है कि ये बहुत दूर है। आप यहाँ रह सकते हैं। लीरा चिल्लाई। हम यहाँ। आरव ने अपने आसपास का अवलोकन किया। वे किसी भी शहर से बहुत दूर एक बंजर भूमि में रह रहे थे। लीरा उसे यहाँ रुकने के लिए क्यों कह रही थी? वो यहाँ क्यों था? लीरा ने उत्तर दिया था कि हम उस अतिथि का स्वागत कर सके जो लंबे समय से हमारा पीछा कर रहा है। मुझे यकीन है कि बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना मेरे ग्रिमोयर का उपयोग करना आसान हैगला करने के लिए पर्याप्त। आरव ने घोड़े को रोक दिया। उसने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। ऊपर देखो। जैसे ही लीरा घोड़े से उतरी, आरव ने उसे याद दिलाया। ऊपर देखा और रूई को उनके ऊपर तैरते हुए पाए। सा लगता है कि आप जानते थे कि मैं आपका पीछा कर रहा था। ये आपके बारे में बहुत संवेदनशील है। आपकी बदबू ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? लीरा ने आलस से कहा। आप अभी भी पहले की तरह बात कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि किसी ने आपको ये नहीं सिखाया है। समझ में आता है तो अंधेरे जादूगरों के अलावा और कौन इतना घमंडी होगा? क्या मैं सही हूँ? रूई अपने कर्मचारियों को पकड़े हुए है। किसी कारण से मैं आपकी आभा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। उसने आरव की ओर देखा। लेकिन चूंकि आप उसके साथ हैं और आपके पास हाथ है, तो आप भी छिपे हुए हैं। इसलिए ये अनुमान लगाना आसान है कि आप भी एक अंधेरी भूल भुलैया है। ठीक है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो थोड़ा खुश था। रूई उसकी काली आभा को महसूस नहीं कर सका।
इसका क्या मतलब है कि पोशाक के साथ आए दस्ताने और कर्मचारी काम कर रहे थे और उसकी काली आभा को छिपा रहे थे। यहाँ तक कि मुख्य पुजारी भी उसकी काली तत्व आभा को महसूस नहीं कर सका। हालांकि लोकेश अपनी आभा को छिपाने के लिए यहाँ नहीं था, लेकिन ये अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके रॉयल सिटी में छिपे रहने की अधिक संभावना थी जब तक कि वो अपनी आभा नहीं पा लेता। यहाँ तक कि एक उच्च रैंकिंग वाला जादूगर भी ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वो अंधेरे मंत्र या ग्रिमोयर का उपयोग न करे। वो उसे महसूस नहीं कर सका केवल एक चीज जिसे लेकर वो अभी भी जिज्ञासु था, वो ये था कि क्या ग्लव चर्च के प्रमुख को भी बेवकूफ बना सकता आप अपनी आभा छिपा सकते हैं, लेकिन बहुत बुरा है कि आपका साथी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने शहर छोड़ने के बाद उस आभा को महसूस किया। ऐसा करने के बाद अब मुझे आपको मारने का अधिकार है। मुझे छिपाने की भी जरूरत नहीं है। आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद मैं आपका शरीर एलोरा वापस ले जाऊंगा। लुंगी रुई का मजाक उड़ाने वाला लहजा जारी रहा, क्योंकि वो लीरा पर हंस रहा था जो अपनी आभा छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी असफल रहा। आरव ने अपने सिर के पीछे खरोंच लगाई, इस बेवकूफ से खुश होकर। वो जानता था कि लीरा अपनी आभा छिपाने में अधिक कुशल थी। अगर शहर छोड़ने के बाद उसकी आभा हटाई जा सकती थी तो इसका मतलब था कि वो चाहती थी कि रुई को पता चले कि वो कौन थी। इसलिए उसने उनका पीछा करना जारी रखा। ये लीरा नहीं थी जो गलती से रुई के जाल में फंस गई थी। वो जाल में फंस गई थी। इसके बजाय ये रुई थी जो लीरा की जानबूझकर की गई गलती का शिकार हुई थी। और अब वो यहां थी, लीरा के सामने बिल्कुल अकेली। उसे लगा कि वो बहुत चालाक है, लेकिन लीरा ने उसके साथ बहुत आसानी से खेला। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या लीरा वाकई पानी की महापुरोहित को हरा सकती थी? लीरा के पास पवित्र छड़ी नहीं थी, इसलिए उसके मंत्र कमजोर थे। लीरा के विपरीत रुई ने पहले ही अपनी छड़ी बाहर निकाल ली थी। फिर रुई के पास पवित्र जल नहीं था, इसलिए दोनों महिलाओं को एक दूसरे के पास जाना पड़ा। क्या दूसरे की तुलना में कोई नुकसान या लाभ था? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आरव ने लीरा से कहा। हालांकि उसके पास बहुत सारे मंत्र नहीं थे, फिर भी उसके पास कुछ ऐसे थे जो लड़ाई में मददगार हो सकते थे। आरव जानता था कि जब मंत्रों का उपयोग करने की बात आती है तो वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसे यह भी बताया गया था कि उसके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले मंत्र शक्तिशाली थे, खासकर जब उसकी पुजारिन की छड़ी उसके साथ होती थी। आपको अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मंत्र डालने के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करते हैं तो ये बहुत सारे अनावश्यक ध्यान को आकर्षित करेगा जो हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये समय आपके लिए बेकार लोगों की रक्षा के लिए दुनिया को उजागर करने का नहीं है। लीरा ने तुरंत मदद की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और अपना ध्यान रुई की ओर लगाया। लीरा, जो हंसती हुई दिखाई दे रही थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि दो बच्चे सीधे उसकी ओर आ रहे थे। उसके पैरों में गिरने के बजाय उसने उससे लड़ने का फैसला किया और अपनी जान की भीख नहीं मांगी। सभी चर्चों ने आपके चर्च को उखाड़ फेंककर सही काम किया। अंधकार में केवल यही चाहता हूं कि मैं उस लड़ाई का हिस्सा होता जिसका सामना मैंने डार्क मैजेस के साथ किया था। मैंने ऐसी चीखें सुनी जो सुनने में बहुत मधुर थी। मैं इसे तब नहीं सुन सका, लेकिन क्या मैं इसे अब सुन सकता हूं? क्या ये अद्भुत नहीं है? रुई के ताना मारने वाले शब्दों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे वास्तव में चर्च ऑफ डार्कनेस की परवाह नहीं थी। वो इससे संबंधित नहीं था और वो चर्च ऑफ डार्कनेस से किसी को नहीं पहचानता था। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था जो मर गया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जो इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ था। लीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस लेते हुए। उसका पेंडेंट एक रहस्यमय अंधकार था। ये प्रकाश में चमक रहा था, मानो उसकी भावनाओं का जवाब दे रहा हो। आप सही थे जब आपने डार्क मैच कहा, जब उन्होंने उसे मार डाला। उनकी दर्दनाक चीखें, मुझे यकीन है कि आप जैसे लोगों ने इसका आनंद लिया होगा। भले ही आप डार्क मैच को एक राक्षस कहते हैं, वास्तव में आप एक राक्षस हैं। इसलिए मैं इसका उपयोग उस मृत्यु और विनाश का आनंद लेने के लिए करने जा रहा हूं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन या आप एक बात भूल गए, अंधेरे के 100 जादूगर हैं।
आपको उसे मारने के लिए सभी तत्व चर्चों से हजारों जादूगरों को एकजुट करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि ये गर्व करने की बात है, तो आपसे ज्यादा दयनीय कोई नहीं है। अंधेरे का हर जादूगर मर चुका है। इससे पहले आपने अपने पक्ष में हजारों लोगों के साथ अंधेरे के चर्च के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्राथमिक के 5 प्रमुख चर्चों को सदस्यों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ था। आप में से 5 को हमारे नेताओं में से एक से लड़ना पड़ा था। आप में से 5 ने हमारे नेताओं में से एक से लड़ाई लड़ी थी। क्या आप इसे भूल गए हैं, या आपको इतिहास केवल चुनिंदा रूप से याद है? आप सभी बहादुर योद्धा नहीं थे जिन्हें आप इतिहास की किताबों में चित्रित करते हैं। आप सभी कायर थे। आप सभी एक भीड़ थे जिसने एक बाघ पर हमला किया और मौत को मारने में कामयाब रहे। भीड़ हंस पड़ी। रुई, जब आप निर्दोषों को मारते हैं तो ये केवल हत्या है। जब आप राक्षसों को मारते हैं, यदि आप मारते हैं, तो ये हत्या नहीं बल्कि विनाश है। उसने आगे कहा कि आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। समय बचाने के लिए, इसे नष्ट करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सभी कीड़ों को मारना होगा। इसे नष्ट कर दिया। दुर्भाग्य से कुछ कीड़े बच गए, कोई बात नहीं, मैं उन्हें अभी साफ कर दूंगी। मैं यहाँ हूँ। हम सब कुछ पवित्र चर्च ऑफ लाइट पर नहीं छोड़ सकते। कोई विनाश नहीं। लीरा ने नीले बालों वाली महिला को देखकर अपना सिर हिलाया। अगर तुम भाग नहीं गए तो 1 मिनट में तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होगा, क्योंकि तुम मर जाओगे। जवाब में रुई खाली मुंह से हंसने लगी। तुम वास्तव में मेरे साथ मजाक करना जानते हो। मुझे देखने दो कि तुम मुझे 2 मिनट में मेरे शब्दों पर कैसे पछतावा कराते हो। मैं जल की देवी के नाम की कसम खाता हूँ कि मैं भागूंगा नहीं। अपने अहंकार में रुई एक बार फिर लीरा के जाल में फंस गई, जो लीरा नहीं चाहती थी। जब रुई ने उसे ग्रामर कहा, रुई एलोरा को सूचित करने के लिए दौड़ी ताकि वो उसे इतना ताना मार सके कि वो कसम खाने के लिए मजबूर हो गई कि अगर वो भाग नहीं सकती थी तो वो बिना सिर हिलाए आराव को जाकर नहीं बता सकती थी। ऐसा लग रहा था कि रुई को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। वो एक के बाद एक जाल बिछा रही थी। मैं फंस गई क्योंकि मैंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि वे सिर्फ बेवकूफ घमंडी बच्चे हैं क्योंकि वे बहुत छोटे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों एलोरा होंगे जैसे होली ग्रुमोर की मालिक होगी। एलोरा रुई से छोटी थी, फिर भी वो अधिक थी। वो शक्तिशाली थी क्योंकि उसके मंत्र उसके ग्रुमोर और पैट्रिक स्टाफ द्वारा बढ़ाए गए थे। भले ही दोनों ने एक ही जादू का उपयोग किया था, यह स्पष्ट था कि कौन एक ही जादू का उपयोग कर रहा था। ग्रुमोर का अनुभव कुछ नगण्य होने के कारण वह पक्ष अधिक शक्तिशाली रूप से आक्रमण करने वाला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शक्ति का अंतर गड़बड़ हो गया था। इसके अलावा लीरा भी वहां नहीं थी। वो कोई नई जादूगरनी नहीं थी। वो आरव से अधिक अनुभवी थी क्योंकि वो काफी समय से ग्रुमोर के साथ थी। मैं तुम दोनों पर पहले ही अपना बहुत समय बर्बाद कर चुका हूं। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। रुई ने अपना डंडा जमीन पर मजबूती से गाड़ दिया। फटी जमीन से हजारों क्यूबिकल पानी निकल आया, जिससे रुई के पीछे एक बहुत बड़ी सुनामी पैदा हो गई। ये सारी सुनामी लीरा की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में आई इस सुनामी में इतनी ताकत थी कि ये पूरे शहर को आसानी से बहा सकती थी। लेकिन इस बार सुनामी के लिए केवल 2 ही लक्ष्य थे, आरव ने कहा। उसने सुनामी की हजारों फीट ऊंची लहरों को अपनी ओर आते देखा और ऐसा लग रहा था कि लहर में इतनी ताकत थी कि वह उन दोनों को डुबो सकती थी। शापित रुई का कैदी फिर भी नहीं रुका और उसने लीरा के साथ मिलकर एक और जादू किया और आरव के चारों ओर पानी की एक दीवार बन गई। मैंने देखा कि कुछ ऐसा था जिसने उन्हें घेर लिया था। उसके ऊपर भी पानी था। ऐसा लग रहा था जैसे लीरा और आप पानी की जेल में फंस गए हैं। लेकिन ये कोई साधारण पानी नहीं था। दीवारें शुद्ध थी। ये भी एक कारण था कि चर्च में पानी के चर्च का एक विशेष स्थान था। अंधकार के विनाश में एक आवश्यक भूमिका निभाई क्योंकि वे अंधेरे को नष्ट करने के लिए मंत्रों में पवित्र जल का उपयोग कर सकते थे। जादूगर के लिए पवित्र जल की बाधा को पार करना असंभव नहीं था। लेकिन जब भी वे ऐसा करते तो वे अस्थायी रूप से कमजोर हो जाते और कोई भी मंत्र इस्तेमाल करने में असमर्थ हो जाते। चूंकि रुई नहीं चाहता था कि लीरा हवा से भाग जाए, इसलिए उसने शापित जेल का इस्तेमाल किया ताकि अगर लीरा कोई श्राप दे तो वे सुरक्षित रहें। अगर वे जेल से भागने की कोशिश करते तो वो जमीन पर गिर जाता। अगर वे कुछ भी करते तो सुनामी उन्हें नष्ट कर देती। लेकिन अगर वे कुछ नहीं करते तो सुनामी उन्हें भी नष्ट कर देती।
रुई अराव और लीरा को मार देगी या लीरा अपने जादू से रुई के जादू को नष्ट कर देगी और वो उसे मार देगी। ये रोमांचक कहानी सुनते रहें और जाने कि क्या होगा। कहानी चार्विक कैट चैनल पर पोस्ट की गई है। अदन शहर के होटल में वापस आकर एलोरा नहाने के बाद बाहर आई और खुद ही शहर को देखने लगी। गौर करें कि शहर में बहुत सारी अवैध चीजें थी, फिर भी शहर में घूम मने जाना उसके लिए फायदेमंद था, क्योंकि उसे हर दूसरे दिन ऐसा मौका नहीं मिलने वाला था। वो अपने कमरे से निकलकर जोन के कमरे में गई। खटखटाया। जोन सो गई थी जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दस्तक ने उसे जगाया और वो बिस्तर से फिसलकर दरवाजे की ओर चली गई और फर्श पर खड़ी हो गई। लेडी एलोरा, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं बाहर जाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगी? कृपया मुझे बस कुछ मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। मैं जा रही हूँ। एलोरा रुई के कमरे में गई और खटखटाया, लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो कुछ मिनट तक खटखटाती रही, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने एलोरा को एक बार फिर दरवाजा खटखटाते हुए सुना। मुझे नहीं पता था कि रुई इतनी गहरी नींद सोती है। एलोरा हैरान थी कि वो नहीं सोई। मैं उसे जानता हूँ, वो वास्तव में बहुत कम सोती है। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, उसे जवाब देना चाहिए था। जॉन चिल्लाया, शायद वो कमरे में नहीं है, कमरा अंदर से है। इसके अलावा वो इस शहर से नफरत करती है। मुझे शक है कि वो अकेली होगी। एलोरा ने बताया, मुझे पता है कि समस्या क्या है। वो नाराज होनी चाहिए क्योंकि मैंने लोकेश के सामने उसका समर्थन नहीं किया। उसने आह भरी, उसे समझना चाहिए था। मुझे कुछ शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना होगा। हम इस शहर में लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। एलोरा ने रुई पर फिर से दस्तक दी। मुझे पता है कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है रुई, ये महत्वपूर्ण है। दरवाजा खोलो। अब भी दरवाजा नहीं खुला था, जिससे एलोरा बहुत परेशान हो गई थी। हो गया, ठीक है, मैं खुद ही इसे खोल दूंगी। हम होटल को हुए नुकसान की भरपाई करेंगे, एलोरा ने उससे कहा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। उसने देवी का आशीर्वाद लिया। जादू ने न केवल उसके शरीर को मजबूत किया, बल्कि उसके शरीर को सुरक्षा के लिए ढाल के रूप में भी मजबूत बना दिया। उसके हाथों पर पानी की एक पतली परत लगी हुई थी। एलोरा ने उसी जगह दरवाजे पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी दरवाजे पर जोर से लगी। जहां ताला होना चाहिए, ताला टूट गया। एलोरा ने बिना एक भी खरोंच किए अपना हाथ वापस खींच लिया। युवक, इस होटल के मालिक के लिए एक दरवाजा कवर करने के लिए कुछ सोने के सिक्के तैयार रखें। और अधिक, क्या मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए? हम उसे बाद में दे देंगे। एलोरा ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। रुई, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन ये तुम्हें सीधे आदेश की अनदेखी करने का बहाना नहीं देता। हमें एलोरा को भेजना होगा। वो कमरे में रुई को खोजने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जगह पूरी तरह से खाली थी, जिससे वो स्तब्ध रह गई। वो बाथरूम चेक करने गई। उसने जोन को निर्देश दिया। जोन ने बाथरूम चेक किया। भले ही वो खाली था, वो वास्तव में कमरे में नहीं थी, लेकिन फिर दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसा तब तक क्यों होगा जब तक एलोरा ने बालकनी का दरवाजा नहीं देखा, जो रुई के बालकनी से बाहर निकलने तक खुला था। वो जोन के साथ बालकनी में गई। जब वो दरवाजे से गई तो उसने बालकनी क्यों छोड़ी? ये तभी उचित होगा जब वो जल्दी में थी और लंबा रास्ता नहीं ले सकती थी। लेकिन अगर वो शहर घूमना चाहती थी तो उसे जल्दी क्या थी? जोन समझ नहीं पाई कि रुई के लिए क्या कारण हो सकता है, लेकिन उसके सवालों ने एलोरा को कुछ एहसास कराया। दरवाजे से अंदर जाने के बजाय किसी के घर जाना बेहतर है। वे तभी बाहर कूदेंगे जब वे जल्दी में होंगे, लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने की जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है। क्या ये एकमात्र संभावना है? जॉन ने पूछा, किस तरह की संभावना? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। संभावना यह है कि वो शहर देखने नहीं गई थी, बल्कि किसी का पीछा कर रही थी और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने लोकेश की हवेली से 2 लोगों को बुलाया होगा। वो बेवकूफ अगर उन्हें देखेगा तो उन पर हमला करने के बारे में जरूर सोचेगा। अगर आप उन्हें शहर छोड़ते हुए देखते हैं तो उन्होंने यहाँ किसी पर हमला न करने के मेरे आदेश की अनदेखी नहीं की है। वो इतनी जिद्दी क्यों है? हमें उसे लोकेश को मारने से पहले रोकना होगा। उसने अपने लिए काम करने वाले लोगों को मार डाला। अगर वे मर जाते हैं और उसे पता चल जाता है तो वो हमें नीलामी में कभी हिस्सा नहीं लेने देगा। वो पहले से ही जानता है कि लोकेश अपने कमरे में बैठा था और एलोरा,
जो कुछ भी कह रही थी उसे सुन पा रही थी। दुर्भाग्य से वो सुन नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा था। एलोरा भी अपना रास्ता बना चुकी थी। जोन ने उसका पीछा किया। मुझे आश्चर्य है कि लड़ाई अब तक कैसी चल रही है। अगर एलोरा वहां पहुंच जाती है तो लीरा और आरव के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये उस समय उनके लिए बस एक चुनौती है। परीक्षा में इससे कहीं अधिक होगा। क्या मुझे वास्तव में उनकी मदद करनी चाहिए? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर मैं उनकी मदद करता हूं तो ये मेरी अपनी शर्तों पर होगा। लोकेश के अपने विचार इतने जटिल थे कि वो खुद उनके साथ एक हो गया। दूसरी ओर एलोरा पहले ही शहर छोड़ चुकी थी। लंबे समय के बाद लोकेश ने फैसला किया कि उसे लीरा और रूही के बीच की लड़ाई से कुछ लेना देना है। उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि ये बराबर ताकत की लड़ाई थी, ये कौशल की लड़ाई थी। लेकिन एलोरा और जोन के शामिल होने से ये नरसंहार होने वाला था। मास्टर, क्या मुझे अब मदद करने जाना चाहिए? पीछे से एक महिला की आवाज आई। लोकेश के पीछे एक महिला खड़ी थी। नौकरानी एक भूत की तरह दिखाई दी। हाँ, इसका पानी के चर्च से कुछ लेना देना है। समस्याएं आ सकती है, लेकिन फिर मैं चर्च को नाराज करने से कब डरती थी। लोकेश ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा कि वहां जाकर देखें कि उन्हें मदद की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं तो हस्तक्षेप न करें, लेकिन अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो उनकी मदद करें और उन्हें शहर वापस ले आएं। बाकी मैं आपकी इच्छा के अनुसार ध्यान रखूंगी। नौकरानी हवा में गायब हो गई। एलोरा सीधे, चूंकि शहर से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था, इसलिए उसे दिशा के बारे में कोई विकल्प नहीं चुनना पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे आखिरकार रूही की एक झलक मिली। हालांकि उसने जो देखा वो ये था कि उसके होंठ अविश्वास में जो वो देख रही थी उस पर सिकुड़े हुए थे और उसने अपनी गति बढ़ा दी। एलोरा युद्ध के मैदान में पहुंच गई, लेकिन उसे कई जगह पानी के गड्ढे मिले। एलोरा को पानी से आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ये जमीन पर पड़ी एक लाश थी और ज्यादातर जगहों पर पानी सिर्फ लाश के इर्द गिर्द खून का एक पोखर था। लाश के सामने एलोरा के पोखरों से अलग वो नीचे उतरी और उसे पलट दिया। हालांकि कपड़ों के आधार पर वो पहले से ही जानती थी कि ये किसकी लाश है, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये लाश वाकई रूही की है। उसने लाश के चेहरे को देखा और पुष्टि की कि ये वाकई रूही थी। वो मर गई। मैं कुछ काली आभा देख सकती हूँ। एलोरा ने रूही की नसों की जांच करते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ और यहाँ के पानी का मतलब है कि शायद यहाँ कोई युद्ध हुआ था। एक डार्क मैच के साथ जोन ने आसपास का सर्वेक्षण किया। हालांकि वो इससे हैरान थी। इसने रूही को मार डाला था, लेकिन उसने ये पता लगाने की कोशिश में ज्यादा ध्यान केंद्रित किया कि अपराधी कौन था। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले लड़ाई हुई थी। जिसने भी ये किया होगा वो बहुत आगे निकल गया होगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एलोरा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने रूही को अपनी बाहों में ले लिया। वो वहीं बैठी रही, अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसे मार दिया गया है। ये पहली बार था कि एक मुख्य पुजारिन को इस तरह से मारा गया था, और ये तब हुआ जब वो एक डार्क मैच के साथ थी। जो रूही को मारने में सक्षम है वो कमजोर नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि लोकेश इसके पीछे हो सकता है? लोकेश के पास उसे मारने का कोई कारण है? एलोरा ने अपना सिर हिलाया। ये शायद एक डार्क मैच का काम था। मैं गलत था कि रूही उन लोगों को मारने गई थी जिन्होंने हमारा अपमान किया था। शायद उसने कुछ डार्क मैच को शहर छोड़ते हुए देखा और उनके पीछे चली गई, लेकिन खुद मरने के लिए हम उसके हत्यारे को मुक्त नहीं कर सकते हैं। आपको उन लोगों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करने का पूरा अधिकार है जो क्षेत्र छोड़ चुके हैं। यदि आपको यहाँ चर्च से और लोगों की आवश्यकता है तो मुझे वो पोस्ट चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अपना ऑर्डर दिया ताकि उसे एक टेबल मिल सके। वो नहीं चाहती थी कि हत्यारे अपने अपराध के बाद मुक्त हो जाए, चाहे वे कोई भी हो। उन्होंने पानी के चर्च में ऐसा किया। उसने पुजारी को मार डाला। ये उसके लिए भी क्षमा करने योग्य अपराध नहीं था। काली आकृति गायब हो गई, जैसे कि नौकरानी वहां नहीं थी। एक बार फिर वो लोकेश के पीछे आई। क्या खबर है? लोकेश ने एलोरा के बारे में पूछा। एलोरा के वहां पहुंचने से पहले ही उन दोनों ने पानी के जादूगर को मार डाला था। जब तक वे वहां नहीं थे, मैं समझता हूं। खैर, ये लीरा के लिए भी एक तेजी का संकेत था।
ऐसा लगता है कि वो काफी मजबूत हो रही है। लोकेश ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मुझे आश्चर्य है कि अगर पत्रिका कर्मचारियों को पाने में सफल हो जाती है तो वो कितनी मजबूत हो जाएगी। अराजक समय आगे है, लेकिन फिर अराजकता अपने साथ कई अवसर लेकर आती है। मुझे आश्चर्य है कि ये कैसे होगा। लोकेश बालकनी पर खड़ा था और अपने खूबसूरत शहर को देखकर एक शांत मुस्कान दे रहा था। ये शहर बाहरी दुनिया के लिए सबसे अराजक शहरों में से एक के रूप में जाना जाता था। फिर भी इस समय ये वास्तव में शांत लग रहा था। बालकनी से केवल हवा की मीठी सीटी आ रही थी। झोपड़ी में केवल माया की आवाज आ रही थी। क्या तुमने कुछ सुना? क्या नौकरानी करीब आए स्वामी, अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम अपनी आवाज के अलावा क्या सुन सकते हो। मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। तुम क्या सुन सकते हो? मेरे स्वामी, लोकेश ने साफ कहा। मैंने हवा की तरफ देखा। हवा की खामोशी में तूफान की गर्जना छिपी थी। माया मेरी तरफ देख रही थी। आसमान साफ है। जब लोकेश वापस अपने कमरे के अंदर गया तो वो बस मुस्कुराया। माया वो उसके पीछे पीछे चली, थोड़ा उलझन में कि लोकेश किस बारे में बात कर रहा है। तभी वो चौंक गई जब पानी की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी। वो देखती रही क्योंकि पानी की और बूंदें उसके सिर पर गिरने लगी। आसमान बादलों से ढक गया था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। आरव और लीरा का घोड़ा सामान्य रास्ता लेने के बजाय जंगल में भाग गया, जिससे ये और भी असामान्य हो गया कि रुई को मारने के बाद ये रास्ता सुरक्षित नहीं था, भले ही रुई उन्हें मारने के लिए अकेले ही चला गया हो। लीरा जानती थी कि ये अपरिहार्य था कि एलोरा को पता चल जाएगा कि यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपके साथ क्या हुआ था वास्तव में मजेदार। थोड़ी देर बाद आरव ने टिप्पणी की कि पूरे सफर में वो सोचता रहा कि लीरा राक्षस ने रुई को कैसे मार डाला। रुई एक मजबूत जादूगरनी और पवित्र जल कारागार की मालकिन थी क्योंकि उसे एक फायदा था, भले ही वो लीरा द्वारा मार दी गई थी। ये पहली बार था जब आरव ने लीरा को एक उचित मंत्र और शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करते देखा था। इस मंत्र ने उसे कुछ हद तक ईर्ष्या भी की। ये मेरे सबसे मजबूत मंत्रों में से एक है। मेरे पास इनमें से एक था। मैंने इसे हाल ही में अनलॉक किया है। ये पहली बार है जब मैंने इसका उपयोग किया है और आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। और फिर भी बच ग्रिमोयरे सरनी इस तरह के कौशल का उपयोग करने में सक्षम है। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ मौजूद है। ये मंत्र अनलॉक हो गया है। ये एक उन्नत स्तर का मंत्र था। जब आप दयनीय स्टाफ प्राप्त करेंगे तो ये और भी शक्तिशाली हो जाएगा। यदि तब भी आप चर्च ऑफ लाइट के प्रमुख को नहीं मार सकते तो मुझे आश्चर्य है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। मेरा मंत्र शक्तिशाली है, लेकिन ये मुझे अन्य शासक की तरह अजय नहीं बनाता है। तत्वों के पास भी ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं। रुई ने मुझे पानी की जेल के कारण काम आ कहा। उसने मुझे ग्रामोर को बुलाते हुए नहीं देखा, इसीलिए वो इतनी जल्दी मर गई। अगर ये एलोरा होती तो ये इतना आसान नहीं होता। जहां तक चर्च ऑफ लाइट के प्रमुख की बात है, मुझे ये भी यकीन नहीं है कि वो कैसा है। मुझे बस इतना पता है कि वो लाइट का सबसे मजबूत व्यक्ति है। उसे जादूगर कहा जाता है और वो वास्तव में एक अजीब व्यक्ति है जो कभी भी चर्च ऑफ लाइट में शामिल नहीं हुआ। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसे कभी देखा है। लीरा विचित्र छोड़ती है। अफवाहें हैं कि चर्च ऑफ लाइट के पूर्व प्रमुख बुढ़ापे से मर गए और उन्होंने लाइट के ग्रिमर को नहीं चुना। लोग कहते हैं कि चर्च ऑफ लाइट का अब कोई नेता नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक नया प्रमुख बनाया है जो स्थान नहीं छोड़ता है। दुर्भाग्य से कोई भी स्थिति की सच्चाई नहीं जानता है। प्रकाश के शासक को पहले कभी नहीं देखा गया है। आरव को आश्चर्य होता है कि क्या वो वास्तव में मौजूद है। फिर भी कोई नहीं जानता कि वो वास्तव में कैसा दिखता है। ये सच है कि अन्य तत्वों के विपरीत वो प्रकाश से बना है। वर्तमान शासक को पहले कभी नहीं देखा गया है। प्रचलन में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। कहा जाता है कि उसकी उम्र कितनी है। आरव ने उत्सुकता से पूछा। चर्च ऑफ लाइट के अनुसार प्रकाश के पुराने शासक की मृत्यु लगभग 10 साल पहले हुई थी। प्रकाश के नए शासक को कुछ ही समय बाद चुना गया। दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता कि कब उस व्यक्ति की उम्र कितनी थी। चर्च ऑफ लाइट ने उसे अपना नया शासक चुना। चर्च ऑफ लाइट का नया प्रमुख वास्तव में कौन है, ये गुप्त रखा गया है क्या? ये केवल एक अफवाह है या वास्तव में किसी को चुना गया है? क्या एलोरा उन दोनों को पकड़ पाएगी या वो भाग जाएगी?
जानने के लिए इस कहानी को सुनते रहें। संगीत। 5 दिन बाद लीरा और आरव ने रॉयल सिटी की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। मैंने रास्ते में केवल छोटे छोटे ब्रेक लिए। रास्ते में आरव ने लीरा को शहर के बारे में बहुत सी बातें बताई। चूंकि वो पहली बार वहां जा रहा था, इसलिए वो शहर और उन चीजों के बारे में जानना चाहता था। मैं जितना हो सके उतना जानना चाहता था और उन चीजों के बारे में सीखना चाहता था। लीरा भी अपनी सारी जानकारी देने के लिए तैयार थी। मैंने पीछे नहीं हटे। वास्तव में उसे आरव के आने से पहले बहुत सारी बातें करना पसंद था। बात करने वाला कोई नहीं था। वो इतनी शांत थी कि कभी कभी वो ये भी भूल जाती थी। मैं सोचा करता था कि उसकी आवाज कैसी होगी। अब वो इतना बात करने लगी थी कि लीरा खुद को मुश्किल से रोक पाती थी। उसने आरव को ग्रिमोयरस के बारे में भी सिखाया और मंत्रों को कैसे अनलॉक किया जाए। उसने उसे ये भी बताया कि कैसे एक डेस्क उनकी आत्माओं को मजबूत कर सकता है और उन्हें एक मजबूत डेस्क बनने में मदद कर सकता है। कोई भी ज्ञान इसके लायक नहीं है। वो सब कुछ हासिल कर सका क्योंकि वो कमजोर नहीं होना चाहता था। उसके लक्ष्य इससे कहीं बड़े थे। उसे ताकत की जरूरत थी और इसके लिए उसे ये जानना होगा कि वो ताकत कैसे हासिल की जाए। आरव ने कहा, जादूगरों के लिए अपनी आत्माओं को मजबूत करने और पुष्टि पर आगे बढ़ने के 2 तरीके। इस समय लीरा एक घोड़े पर आगे चल रही थी, जबकि वो उसके पीछे बैठा था और उसे देख रहा था और उसकी पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटे हुए उसकी बातें सुन रहा था। ये सही है। सबसे आम तरीका आत्मा क्रिस्टल का उपयोग करना। इसे और मजबूत नहीं बना सकते। अगर आत्मा क्रिस्टल ऐसा कर सकते तो हर अमीर बच्चा एक उन्नत जादूगर बन जाता। आत्मा क्रिस्टल महंगे और दुर्लभ है। अमीर लोग निश्चित रूप से उन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन अंत में इसका कोई मतलब नहीं है। वे एक दिन में आत्मा क्रिस्टल से कितना अवशोषित कर सकते हैं, ये उनकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि महान प्रतिभा के साथ भी किसी के लिए आत्मा क्रिस्टल का उपयोग करके नौसाक्षी जादूगर से उन्नत जादूगर तक आगे बढ़ना अभी भी मुश्किल है। एलोरा के साथ भी यही स्थिति है। जैसा कि मैंने कहा, महान प्रतिभा के साथ छोटी प्रगति करने में भी वर्षों लग जाते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी आत्मा प्रतिदिन 1 से अधिक आत्मा क्रिस्टल का उपयोग कर सकती है। प्रतिभा और आत्मा की ताकत अलग अलग है। उनकी प्रतिभा उन्हें कमजोर प्रतिभा वाले लोगों की तुलना में अधिक आत्मा क्रिस्टल को अवशोषित करने की अनुमति देती है। फिर भी उनकी सीमाएं भी समान हैं। वे खुद को नुकसान पहुंचाए बिना 1 से अधिक आत्मा क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई का उपयोग कर सकते हैं। एक अलग श्रेणी भी है जो काफी दुर्लभ है। लीरा ने जवाब दिया कि 2 तरह के प्रोडिजी होते हैं। एक को टैलेंट प्रोडिजी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे जादू में वाकई प्रतिभाशाली होते हैं। वे बहुत कम उम्र में ही अपने तत्व को जगा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति अधिकतम मात्रा में सोल क्रिस्टल का उपयोग करके आसानी से मंत्रों का उपयोग करना सीख सकता है। वे आत्मा ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकते हैं। वास्तव में कुछ प्रतिभाशाली लोग आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। वे 100% क्रिस्टल को भी अवशोषित कर सकते हैं, जो काफी दुर्लभ है। दूसरा प्रकार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें टैलेंट प्रोडिजी से भी अधिक खोजना मुश्किल है। उन्हें सोल प्रोडिजी कहा जाता है। आत्मा के प्रतिभाशाली लोग जितना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक है। प्रतिभा के प्रतिभाशाली लोग गुणवत्ता से कहीं अधिक है, मात्रा की ओर झुकाव रखते हैं, जबकि आत्मा के प्रतिभाशाली लोग मात्रा की तुलना में गुणवत्ता की ओर झुकाव रखते हैं। उनकी आत्माएं कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं और वे एक दिन में 1 से अधिक आत्मा क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। वे वास्तव में बहुत तेजी से प्रगति करते हैं, इसलिए वे हैं जो दूसरों की तुलना में मजबूत बनने की दौड़ में लाभ उठाते हैं। उनकी ताकत वास्तव में उनकी है। वे साथियों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे आत्मा क्रिस्टल खरीद सकते हैं। यही कारण है कि इनमें से अधिकांश प्रतिभाशाली लोग इन संसाधनों के बदले में धनी जादूगर परिवारों के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं। हम परिवारों से वादा करते हैं कि उन्हें प्रतिभाशाली शिक्षक मिलेंगे, जबकि शिक्षकों को अकादमी में आवश्यक समर्थन की आवश्यकता होती है जो पाए जाते हैं। और उन्हें किस प्रकार का डबल प्रोड्यूस कहा जाता है? वे दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पास प्रतिभा का उच्चतम स्तर है और जिनके पास एक शक्तिशाली आत्मा है, उन्हें कुछ जादूगर परिवारों के साथ काम करने की भी आवश्यकता है। कोई जरूरत नहीं है
इसके बजाय कुलीन परिवार उन्हें अपने साथ लाने के लिए एकजुट होंगे। ऐसे दोहरे प्रतिभाशाली लोग लड़ते हैं और फिर पवित्र चर्चों से सीधा समर्थन प्राप्त करते हैं। किस स्पष्टीकरण ने उसे इतनी जल्दी ये समझ में ला दिया? लीरा ने पूछा। तरक्की के लिए व्यक्ति को प्रतिभाशाली होना चाहिए। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई जिसे आरव नहीं देख सका, क्योंकि वो उसकी आत्मा प्रोजी के पीछे बैठा था। आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिसकी आत्मा बहुत मजबूत है, तो क्या आप टैलेंट प्रोजी से ज्यादा मजबूत नहीं होंगे? आप फिर से गलत हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं कोई प्रतिभाशाली नहीं था। मेरी प्रतिभा वास्तव में सबसे खराब थी। फिर आपने आरव का दाहिना हाथ कैसे पकड़ लिया जो उसका था? वो पेट के बल आराम कर रही थी और अपना हाथ ऊपर की ओर खिसकाने लगी। आरव एक पल के लिए इतना हैरान था कि वो ये पूछने के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका कि वो क्या कर रही थी। लीरा ने आरव का हाथ अपने हाथ में लिया और इसे पेंडेंट के ऊपर रख दिया। इसलिए आपका ग्रिमोर मेरे लिए यहाँ आने के लिए सही है। यही एकमात्र कारण है। जैसे ही ग्रिमोर ऑफ डार्कनेस मुझसे जुड़ा, इसने मेरा जीवन बदल दिया। इसने मेरी प्रतिभा में सुधार किया। इसने इसे अपनी त्वचा में ला दिया। इसने मेरी आत्मा को ऊंचा कर दिया। इसने मुझे बहुत सारे उपहार दिए। इसने मुझे मेरा जीवन दिया। चला गया इसे आपकी प्रतिभा और भी बढ़ गई है। इसीलिए आपको इस क्रिस्टल का भी इस्तेमाल करना होगा। क्या आपके पास कोई सोल क्रिस्टल है? आरव ने पूछा। बेशक मेरे पास है। समय में बहुत कुछ खो गया है। लीरा ने सवाल के बारे में ज्यादा सोचे बिना शांति से कहा उत्तर दिया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव ने अपनी भौहें उठाई। हम यात्रा कर रहे हैं। अगर मैं कुछ अवशोषित कर लूं तो मैं मजबूत बन सकता हूं। अब आप सोल क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स में प्रवेश करने की आवश्यकता है। आपको वहां एक छात्र बनने और प्रवेश परीक्षा का सामना करने की आवश्यकता है। परीक्षा नौसिखिए जादूगरों के लिए सबसे आसान है, जिन्होंने अभी अभी अपने तत्वों को सीखा है। यदि आप इसी तरह जारी रखते हैं तो आप नौसिखिया प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार हैं। आप अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको अकादमी में त्वरित और आसान पहुंच मिलती है। करेगा लीरा अपने कार्यों के पीछे का कारण बताती है ताकि आरव उसे गलत न समझे। करेगा लीरा अपने कार्यों के पीछे का कारण बताती है ताकि आरव उसे गलत न समझे। उसने अपने घोड़े की गति धीमी की और नीचे उतर गई। जो हुआ वो मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ। मैं इसे आपके साथ बिना किसी परेशानी के कर सकती हूँ। हम रॉयल सिटी के बहुत करीब हैं। आप 10 मिनट के भीतर हैं। आप वहां पहुंच सकते हैं। आपको यहां से अपने दम पर यात्रा करनी होगी। लीरा ने सीधे आगे इशारा किया। आरव को भी दूर एक शहर दिखाई दिया। ये इतना दूर था कि ये वास्तव में छोटा लग रहा था। आरव भी जानता था कि ये वास्तव में एक बहुत बड़ा शहर था। वो लगभग रॉयल सिटी पहुंच गया था। वो शहर जहां उसे कुछ कीमती चीज चुरानी थी, जिसे चुराना असंभव कहा जाता था। ये वही था। ये शहर वही था जहां माया और अशोक छिपे हुए थे। क्या आरव माया और अशोक से मिल पाएगा? जब वे आमने सामने आएंगे तब क्या होगा? क्या आरव अशोक कुमार पानी में सफर हो पाएगा? अधिक जानने के लिए जादुई दुनिया में पुनर्जन्म सुनते रहें हमारे साथ केवल चार्विक कैच चैनल पर। शहर को याद रखें। लॉगिन करने के बाद आपके पास काम शुरू करने के लिए 7 दिन है। ऐप ऑफिस की रिंग इसे बंद कर दें और चाहे कुछ भी हो जाए ये वापस चालू हो जाएगा। समय सीमा मत भूलना। मुझे पता है कि मेरे पास अंदर जाने के लिए 7 दिन है और बाहर निकलने के लिए भी 7 दिन है। मैं नहीं भूलूंगा। आरव को इस समय सीमा के बारे में याद दिलाया गया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये समय सीमा क्यों थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक ये थी कि जैसे जैसे समय सीमा करीब आती गई वो अपने पुराने स्वरूप में लौटने वाला था, जो खतरनाक था। क्या मैं अब अंदर जा सकता हूं? हालांकि शहर में प्रवेश करना जोखिम भरा था, लेकिन आरव भी अंदर जाने के लिए कुछ हद तक उत्सुक था। वो शहर देखना चाहता था। उसने हमेशा सपना देखा था कि ये अंदर से कैसा दिखता है। वो अकादमी में है, अपने पुराने दोस्तों और दुश्मनों से मिलना चाहता था। बाकी सब बाद में होगा, अभी नहीं। तुम्हारे जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मां छाया भंडार। लीरा ने एक मंत्र पढ़ा। एक छाया जमीन से उभरी। इस बार ये उसकी अपनी छाया थी। लीरा बिना हिले डुले खड़ी रही, अपना हाथ छाया के अंदर डाला, जो ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ को निगल गई थी, क्योंकि आरव अब उसका हाथ नहीं देख पा रहा था। जब लीरा ने अपना हाथ
बाहर निकाला उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था और छाया गायब हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, वो आरव के थोड़ा और करीब आ गई। यहाँ क्या है? आरव ने कहा, मैंने एक छोटा सा बैग देखा जिसमें सोल क्रिस्टल्स नामक कुछ था। चूंकि आप ग्रिमोर के नौसिखिए जादूगर हैं, इसलिए आपको अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना चाहिए। आप प्रतिदिन लगभग 5 ऐसे क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं बिना उन्हें हाथ लगाए। इस बैग में लगभग 50 सोल क्रिस्टल हैं। आपको उन्हें एक सप्ताह में ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। यदि आपके पास पैसे कम हैं, तो आप शेष 15 के लिए लगभग 35 का उपयोग कर सकते हैं। आप उन्हें जरूरत पड़ने पर बेच सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं ताकि आप उन्हें किसी भी लेन देन के लिए उपयोग कर सकें। लेकिन याद रखें कि जब तक आप परीक्षा पास नहीं कर लेते और अकादमी में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक उनमें से किसी का भी उपयोग ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको परीक्षण की एक अलग श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लीरा, आपने कभी शहर में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी आप अकादमी के बारे में इतना कुछ जानते हैं। आपको कैसे पता कि कौन कहता है कि मैं वहां कभी नहीं गया हूं? लीरा मुस्कुराई। आपने कहा कि मैंने शहर के आसपास बहुत से लोगों को देखा है। अवरोध कम से कम 1 सदी से लगा हुआ है। आप निश्चित हो सकते हैं। क्या आप 100 साल से ज्यादा पुराने नहीं दिखते? आरव की उलझन सुनकर लीरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए आरव भी दंग रह गया। ये पहली बार था जब उसने लीरा को ठीक से मुस्कुराते हुए देखा था। उसने उसे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, खासकर जिस तरह से उसने उसकी तारीफ की थी। तुम मुझे ऐसा महसूस करा सकते हो। होली, रा ने अपना सिर झुकाया और देखा कि आरव उसे अजीब तरह से देख रहा है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारी मुस्कान वाकई बहुत सुंदर है। आरव की तारीफ इतनी स्वाभाविक थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि ये कितनी सहज थी। शायद इसलिए क्योंकि उसे उस तारीफ के पीछे कोई कारण नहीं दिख रहा था। उसने कोई गलत इरादा नहीं बताया। उसने केवल वही कहा जो उसने तब देखा था जब उसने आरव को उसकी प्रशंसा करते देखा था। चौक में लीरा की बारी थी और उसके होंठ थोड़े से खुले। क्या ये प्रशंसा थी या व्यंग्य? बहुत देर बाद उसने पूछा, किसी ने कभी नहीं कहा कि मेरी मुस्कान सुंदर है। आखिर एक राक्षस की मुस्कान किसे सुंदर लगेगी? मैंने अपने जीवन में लोगों की आंखों में कभी मुस्कान नहीं देखी। मैंने केवल घृणा और तिरस्कार देखा है। तुम एक राक्षस नहीं हो। मैंने इस दुनिया के असली राक्षसों को देखा है। वे दूसरों को राक्षस कहते हैं और प्रकाश के पीछे छिपते हैं। वे असली राक्षस हैं और दुनिया उनसे भरी है। क्या हम राक्षस नहीं हैं? मैं उनमें से नहीं हूं। और जब आपको बिना किसी कारण के प्रताड़ित किया जा रहा हो, अगर आप योग्य हैं तो अपने लिए लड़ना राक्षसी नहीं है। 1 हफ्ते से अधिक समय तक लीरा को विश्वास था कि वो उसे अच्छी तरह से समझने में कामयाब रहा है। लीरा कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके पहले देखे गए व्यक्ति की तरह नहीं था। दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता नहीं की। जरूरत पड़ने पर झूठी अच्छाई का दिखावा करने की कोशिश नहीं की। जरूरत पड़ने पर उसने लोगों को मार डाला, लेकिन उसने उन्हें जीने दिया। यहाँ तक कि जब लोकेश से बहस की, जबकि उसे उसकी मदद की जरूरत थी, क्योंकि आरव ने देखा कि वो वास्तव में एक सच्ची इंसान थी। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसे उसके तत्वों के कारण शैतान कहा। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की और लोगों को मारने के लिए उसकी आलोचना की। लेकिन क्या उन लोगों को वास्तव में उसका न्याय करने का अधिकार है? जब हजारों जादूगरों ने चर्च को नष्ट कर दिया, तो वही लोग खुश थे जब अंधेरे तत्व के साथ जागने वाले निर्दोष जादूगर को दिन का उजाला देखने को मिला, केवल जीवित रहने के लिए, मारे जाने के लिए। ये वही लोग थे जो किसी को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते जब तक उन्हें फायदा होता। जब तक ये उनकी नैतिकता के खिलाफ होता, वे संकोच नहीं करते। विवेक को सही ठहराना आरव को विश्वास नहीं था कि वे किसी का मूल्यांकन करने में सक्षम थे। यदि लीरा का जीवन लेना गलत था, तो तत्वों की पवित्र चर्चा भी गलत थी। फिर वे सभी लोग, उसके कार्यों का समर्थन करने वाले लोग गलत थे। फिर पूरी दुनिया गलत थी। आरव की बातें सुनकर लीरा ने हाँ में सिर हिलाया। आरव ने उत्सुकता से कहा, देखो, मुझे हर चीज के लिए याद रखने के लिए धन्यवाद। तुम्हें सुरक्षित वापस आना होगा। तुम्हें लगता है कि मैं वापस नहीं आना चाहता? आरव ने कहा। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मैं मिशन पूरा करूंगा और दयनीय कर्मचारियों के साथ वापस आऊंगा।
भले ही तुम्हें दयनीय कर्मचारियों की आवश्यकता हो। मैं तुम्हें ढूंढने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक है तो वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां मरो। सुरक्षा को सबसे ऊपर रखो। शुरू में लीरा को अखबार के कर्मचारियों ने काम पर रखा था। वो इसमें अधिक रुचि रखता था क्योंकि ये एकमात्र चीज थी जिसने उसे इस युद्ध में लड़ने का मौका दिया। उसके लिए लक्ष्य उसके लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण था। जिंदगी दुर्भाग्य से छड़ी की वजह से कुछ बदल गया था। लंबे समय के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे कोई ऐसा मिला था जो उसे समझता था और उसके साथ खड़ा था। पहली बार उसके पास कोई ऐसा था जो न केवल उसे जज करता था बल्कि उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करता था। छड़ी खोने का विचार उसे डराता था क्योंकि इसका मतलब था कि वो फिर से इस दुनिया में अकेला होने वाला था। मैं इसे अपने दिमाग में रख रहा था, जो कि पुश्तैनी छड़ी न मिलने के विचार से भी बदतर था। मैं इसे रखूंगा। आरव ने सिर हिलाया। अब मैं वहां जा सकता हूं। एक आखिरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस बैग के अंदर एक छोटा काला पत्थर भी है कि जब भी आप खतरे में हो और अगर आपको लगता है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं तो उस छोटे से पत्थर को कुचल दे। इससे क्या होगा? आरव ने पूछा। लीरा ने समझाया कि ये मुझे सचेत करेगा कि आप खतरे में हैं और जब मैं आपकी खातिर वहां पहुंचूंगा तो हमेशा उस पत्थर को अपने पास रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए वहां जा रहे हो। ये उचित है कि मैं कुछ करूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम एक टीम हैं। इसलिए निश्चित रूप से मैं मदद करूंगा। मैं आऊंगा। साथ ही मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जब किसी चीज की चिंता न करें। यदि आप खतरे में हैं और आपको मेरी आवश्यकता है तो आप उस पत्थर को कुचल सकते हैं। क्या मैं अब जा सकता हूं या कुछ और है? क्या मैं जा सकता हूं? मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आरव लीरा को आखिरकार आरव के बारे में पता चल गया। आरव ने घोड़े को शहर की ओर मोड़ दिया और छोड़ दिया। कभी कभी पीछे मुड़कर देखता कि उसने दुश्मनों के बीच अकेले शाही शहर में जाकर अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाया था। गांव की ओर बढ़ते हुए आरव कभी कभी लीरा को देखता और उसे उसी स्थान पर खड़ा पाता। उसने देखा कि कुछ ही क्षणों में लीरा उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। उसने जितना हो सका उतना किया। अब से सब कुछ उसके कंधों पर आ गया। आरव ने दूर से खूबसूरत शहर को देखा। सबसे पहले मैंने जो छोटा सा थैला पाया था उसे अपनी कमर पर बांधा। उसकी पहली परीक्षा बिना पकड़े गए अवरोध को पार करना था। लीरा के अनुसार ये आसान होना चाहिए था क्योंकि उसका तत्व अंधकार का तत्व नहीं था जिसे सुंदर सुनहरे अवरोध से पहचाना जा सकता था। हालांकि लीरा को इसका सामना करना पड़ा। आरव अभी भी कुछ हद तक सतर्क था क्योंकि वो जानता था कि उसका तत्व अंधकार के तत्व से कुछ समानताएं साझा करता है। सौभाग्य से उसने अपने दस्ताने पहने हुए थे। वे भी वही थे जिन पर उसने अपनी उम्मीदें टिकाई थी क्योंकि वे उसके बाहरी तत्व की आभा को महसूस कर सकते थे। उसने तय किया था कि जब तक वो शहर के अंदर है वो दस्ताने छिपाए रखेगा। कम से कम सही दस्ताने नहीं उतारेगा जब तक कि उसे कोई उपयुक्त जगह न मिल जाए जहां कोई न हो। इससे पहले कि कोई उसे देख पाता वो तालाब के पास रुक गया और अपनी बाहें फैलाकर घोड़े से उतर गया। अब घोड़े से उतरकर अपने नए रूप, अपने परिवर्तन वलय के बारे में निर्णय लेने का समय आ गया था। उसे लोकेश द्वारा बताई गई प्रयोग विधि याद आ गई और उसने निर्देशों के अनुसार सब कुछ किया। एक बार फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि वो किस तरह का व्यक्ति दिखना चाहता है। चूंकि वो जोखिम नहीं लेना चाहता था, उसने एक ऐसा चेहरा बनाने की कल्पना की जिसे वो बना सके। उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए किसी से मिलते जुलते होने का कोई जोखिम नहीं था। आरव के लंबे बाल छोटे हो गए और यहाँ तक कि उनका रंग भी एक खूबसूरत चांदी की छाया में बदल गया। उसकी आंखें भी बदल गई और उसके चांदी के बालों का रंग उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था और उसकी पुतलियां हल्के चांदी की छाया में बदल गई। वो इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मैं अपने नए रूप में अपने पुराने रूप का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। बेशक उसने एक आखिरी परिवर्तन किया जिससे उसकी त्वचा कुछ पीली हो गई ऐसा लग रहा था।
जैसे वो बर्फ की भूमि से आया हो। परिवर्तन में भी ज्यादा समय नहीं लगा। परिवर्तन का एकमात्र समय लेने वाला हिस्सा ये कल्पना करना था कि वो कैसा दिखना चाहता था। अंगूठी ने बढ़िया काम किया। वो अपने पुराने रूप से बिल्कुल अलग और बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने उम्मीद की थी। उसने कल्पना की थी कि अब कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। वो तालाब के पास बैठा था। गया ने उसके हाथ पकड़कर तालाब में डाले और फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अपना चेहरा धोने के बाद वो फिर से घोड़े पर सवार हुआ और राजनगर चला गया। वहां जाने का एक ही रास्ता था और इस समय वहां बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी। आरव के सामने एक कतार लगी थी। शहर में प्रवेश करने के लिए कई गाड़ियां इंतजार कर रही थी। उनमें से एक रेलगाड़ी थी। अधिकांश रेलगाड़ियों का उपयोग युवा लोग परिवहन के साधन के रूप में कर रहे थे जो तत्व अकादमी में भाग ले रहे थे। पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों युवा तत्व प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पवित्र शहर में आए हैं। हर युवा एक शक्तिशाली जादूगर बनने का सपना देखता है और उस यात्रा पर पहला व्यक्ति तत्व अकादमी का कदम चुनना था, जहां गरीब लोग शक्तिशाली बनने के लिए मंत्र सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अकादमी में शामिल होना चाहता था ताकि वो खुद को मजबूत कर सके। दूसरी ओर अमीरों के पास ऐसा करने के लिए कोई संसाधन नहीं है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, बस हुनर और उनके पीछे अकादमी का नाम चाहिए था। अगर कोई अकादमी में अपनी प्रतिभा दिखा सकता है तो उसके पास जीवन में सफल होने का एक बड़ा मौका होता है। और ये सभी के लिए सच है, क्योंकि कई सालों से कई लोगों की नजर अकादमी के टॉपर्स पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि कई उच्च पुजारी भी उच्च पदों पर पहुंचने से पहले अकादमी के छात्र थे। आरव से पहले और शहर में इस लाइन पर ऐसी लगभग 30 ट्रेनें थी। प्रवेश की अनुमति देने से पहले प्रत्येक डिब्बे की गार्ड द्वारा अच्छी तरह से जांच की जाती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। इस दर से अंदर जाने में लगभग 2 घंटे लगने चाहिए। आरव ने अनुमान लगाया कि इसमें 3 घंटे लगेंगे। आरव के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी नजर एक दूसरे युवक पर पड़ी जो उसकी तरह अकेले ही सफर कर रहा था। उसके बाल गहरे लाल थे। वो आदमी करीब 20 साल का लग रहा था। उसने अपनी पीठ पर एक खूबसूरत चांदी का लबादा पहना हुआ था जो बहुत महंगा तो नहीं लग रहा था, फिर भी उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी खूबसूरत बैंगनी पुतलियां उसके लाल बालों के साथ एकदम विपरीत थी, फिर भी वे उसके ऊपर मंडरा रही थी। जैसे तभी आरव ने अपने पीछे खड़े युवक की तरफ देखा, उस आदमी ने भी आरव की तरफ देखा। उस आदमी को उसके पहनावे से लगा कि उसके सामने खड़ा युवक किसी अमीर घराने से है, फिर भी उसने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। दिया को ऐसा लगा जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरव कितना अमीर या कितना संपन्न है। उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तुमने कुछ कहा? आरव ने पूछा। हाँ, तुम्हारा अंदाजा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। गलत था। मैंने युवक के हाथ के पीछे पृथ्वी तत्व का निशान देखा। तो क्या आप एक पृथ्वी जादूगर हैं? आपको लगता है कि ये अनुमान लगाने में कितना समय लगेगा कि हमारे आगे कितने लोग हैं या उस विशिष्ट संख्या के पीछे कोई है? तर्क ये था कि ये उन वाहनों के अतिरिक्त वजन के आधार पर सिर्फ बुनियादी गणित था। अंदर बैठे लोगों की अनुमानित संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। इनमें से अधिकांश वाहन क्षमता से अधिक भरे हुए हैं। इस प्रकार हमारे आगे लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। ये पता लगाना आसान है कि कौन से टेस्ट होंगे और हमारी बारी आने में कितना समय बचा है, ये इस तरह दिखेगा। और आप पीछे से कार का वजन कैसे जानते हैं? यहाँ उस आदमी ने अपने मतलब की निशानी दिखाई। मैं मतलब से जुड़ा हुए केवल आरव था जिसने अपने मतलब की निशानी दिखाई। उस आदमी से सवाल पूछे। दूसरी ओर उस आदमी ने कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सवालों के जवाब दे रहा था। अगर आप सही हैं तो ये वास्तव में एक लंबा इंतजार होने वाला है। आरव अपने घोड़े से उतर गया क्योंकि उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था, इसलिए उसे बिना किसी कारण के इतने लंबे समय तक घोड़े पर बैठने का मन नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने दूसरा सवाल पूछा। वो युवक भी घोड़े से उतर गया। वो अभी भी घोड़े की लगाम पकड़े हुए था और उसे जगह पर पकड़े हुए था। एक बार फिर एलेक्स ने कोई सवाल नहीं पूछा।
उसने सिर्फ आरव का नाम लिया। मैंने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। न पूछे जाने के बावजूद आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं। चूंकि वो यहां गुप्त रूप से था, इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने वो विकल्प चुना जिसकी उसे जरूरत थी। वो जो कुछ सोच सकता था, उसमें से उसने कैरिक का नाम चुना, जो उसके तत्व का पहला देवता था, जिससे नाम एक बार फिर जीवंत हो गया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में चला गया। जब एलेक्स प्रकट हुआ तो उसने बस अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वह आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? हमारे साथ चार्विक ऑन कैच चैनल पर बने रहें और जाने अरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं, चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था। उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जो उसे चाहिए था। उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में गिर गया। वो प्रकट हुई। उसने केवल अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? चार्विक ऑन कैच चैनल पर बने रहे। अरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं, चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था। उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जो उसे चाहिए था। उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में गिर गया। वह प्रकट हुई। उसने केवल अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए चार्विक ऑन कैच चैनल से। इस तरह हमें अपने आगे के लोगों की संख्या का अंदाजा हो जाता है। ये पता लगाना आसान है कि कौन से टेस्ट होंगे और हमारी बारी आने में कितना समय बचा है। ये इस तरह दिखेगा। और आपको पीछे से कार का वजन कैसे पता चलेगा? यहाँ उस आदमी ने अपने मतलब की निशानी दिखाई। मैं मतलब से जुड़ा हुआ हूँ। केवल आरव ने अपने मतलब की निशानी दिखाई। उस आदमी से सवाल पूछे। दूसरी तरफ उस आदमी ने कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सवालों के जवाब दे रहा हो। अगर आप सही हैं तो वाकई बहुत लंबा इंतजार होने वाला है। आरव अपने घोड़े से उतर गया, क्योंकि उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। इसलिए उसे बिना किसी कारण के इतने लंबे समय तक घोड़े पर बैठने का मन नहीं था। आपका नाम क्या है? आरव ने दूसरा सवाल पूछा। वो युवक भी घोड़े से उतर गया। वो अभी भी घोड़े की लगाम पकड़े हुए था और उसे अपनी जगह पर रखे हुए था। एक बार फिर एलेक्स ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने आरव का नाम बताया। मैंने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। न पूछे जाने के बावजूद भी आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं। चूंकि वो यहाँ गुप्त रूप से था, इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने वह चुनाव किया जिसकी उसे जरूरत थी। वो जो कुछ भी सोच सकता था, उसमें से उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में खो गया। प्रकट हुआ। उसने बस अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? ये जानने के लिए चार्विक ऑन कैच चैनल पर हमारे साथ बने रहे। आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं, चूंकि वो यहाँ गुप्त रूप से था, इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने वही चुनाव किया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने कैरिक का नाम चुना, अपने तत्व का पहला देवता, जिसने नाम को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से अस्पष्ट हो गया है। प्रकट हुई। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? चार्विक ऑन कैच चैनल पर हमारे साथ बने रहे। आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं, चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था, इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जिसकी उसे जरूरत थी। उसने कैरिक का नाम चुना, अपने तत्व का पहला देवता, जिसने नाम को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से अस्पष्ट हो गया है। प्रकट हुई। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? ये जानने के लिए चार्विक ऑन कैच चैनल पर बने रहें। इस प्रकार हमें अपने आगे के लोगों की संख्या का अनुमान है। ये पता लगाना आसान है कि कौन से टेस्ट होंगे और हमारी बारी आने में
कितना समय बचा है ये इस तरह दिखेगा, और आपको पीछे से गाड़ी का वजन कैसे पता चलेगा। यहाँ उस आदमी ने अपने मतलब की निशानी दिखाई। मैं मतलब से जुड़ा हूँ, केवल आरव नहीं। अपने मतलब की निशानी दिखाई उस आदमी से सवाल पूछे। दूसरी तरफ उस आदमी ने कुछ नहीं पूछा, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सवालों के जवाब दे रहा हो। अगर आप सही हैं तो वाकई बहुत लंबा इंतजार होने वाला है। आरव अपने घोड़े से उतर गया क्योंकि उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था, इसलिए उसे बिना किसी कारण के इतने लंबे समय तक घोड़े पर बैठने का मन नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने दूसरा सवाल पूछा। वो युवक भी घोड़े से उतर गया। वो अभी भी घोड़े की लगाम पकड़े हुए था और उसे अपनी जगह पर रखे हुए था। एक बार फिर एलेक्स ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने आरव का नाम बताया। मैंने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई, न पूछे जाने के बावजूद आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं। चूंकि वो यहां गुप्त रूप से था, इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने वह चुनाव किया जिसकी उसे जरूरत थी। वो जो कुछ भी सोच सकता था, उसमें से उसने अपने तत्व के प्रथम देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में खो गया। प्रकट हुआ। उसने बस अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? चार्विकॉन कैट चैनल पर हमारे साथ बने रहें और जानें कि आरव ने खुद को मुझसे परिचित कराया। कैरिक मैं हूं। चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था, इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसने कैरिक का नाम चुना, अपने तत्व का पहला देवता जिसने नाम को एक बार फिर जीवित कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से अस्पष्टता में गिर गया है। जब प्रकट हुई, उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने जा रहा था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने जा रहे थे? चार्विकॉन कैट चैनल पर हमारे साथ बने रहे। आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं। चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था, इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जिसकी उसे जरूरत थी। उसने कैरिक का नाम चुना, अपने तत्व का पहला देवता जिसने नाम को एक बार फिर जीवित कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से अस्पष्टता में गिर गया है। जब प्रकट हुई, उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने जा रहा था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने जा रहे थे? जानने के लिए चार्विकॉन के एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने वह चुनाव किया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने जो सोचा, उसमें से उसने कैरिक का नाम चुना, जो उसके तत्व का पहला देवता था। इससे नाम एक बार फिर जीवंत हो गया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में खो गया। जब मैं प्रकट हुआ तो उसने बस अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? हमारे साथ चार्विकॉन कैट चैनल पर बने रहें और जाने। आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं। चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था, उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जो उसे चाहिए था। उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में गिर गया। वो प्रकट हुई, उसने केवल अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? चार्विकॉन कैट चैनल पर बने रहे। आरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं। चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था, उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जो उसे चाहिए था। उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में गिर गया। वह प्रकट हुई, उसने केवल अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? एक दूसरे के दुश्मन बनो, जानने के लिए चार्विकॉन कैट चैनल पर बने रहो। इसलिए उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने वह चुनाव किया जिसकी उसे जरूरत थी। वह जो सोच सकता था, उसमें से उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना। इससे नाम एक बार फिर जीवंत हो गया। दुर्भाग्य से एलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में खो गया। जब मैं दिखाई दिया तो उसने बस अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था, या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे?
हमारे साथ चार्विकॉन कैट चैनल पर बने रहें और जाने अरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था। उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जो उसे चाहिए था। उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से इलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में गिर गया। वो प्रकट हुई। उसने केवल अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? चार्विकॉन कैट चैनल पर बने रहे। अरव ने मुझे अपना परिचय दिया। कैरिक मैं हूं चूंकि वो यहाँ अंडरकवर था। उसे एक नया व्यक्तित्व और एक नया नाम मिला। उसने केवल वही विकल्प चुना जो उसे चाहिए था। उसने अपने तत्व के पहले देवता कैरिक का नाम चुना, जिसने नाम को एक बार फिर जीवंत कर दिया। दुर्भाग्य से इलेक्स पूरी तरह से गुमनामी में गिर गया। वह प्रकट हुई। उसने केवल अपना सिर हिलाया और बातचीत समाप्त कर दी। एलेक्स कौन था? क्या वो आरव का अच्छा दोस्त बनने वाला था या वे एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे? एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। जानने के लिए देखते रहिए चार्विकॉन काट चैनल। अधिक जानने के लिए देखते रहिए हमारे चार्विकॉन काट चैनल। अधिक जानने के लिए देखते रहिए हमारे चार्विकॉन काट चैनल।